चलिए आज केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट क्लास वेस्पर थ्योरी। चलिए वेस्पर थ्योरी पूरा नाम क्या होता है इसका? वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये इसका बेसिक जानकारी आपको हम बता दें कि इस थ्योरी को सबसे पहले सिडविक और पाउल्स ने दिया था। किसने दिया था? सिडविक और पाउल ने। सिडविक एंड पाउल। ये कब मिला था? ये थ्योरी हमारा 1940 में 1940। इस थ्योरी में कुछ कमियां थी जिसको मॉडिफिकेशन किया आपका ग्लिप्सिक और नायलॉन ने। किसने? ग्लिप्सिक एंड नायलॉन 1957 में। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। समझिएगा इन्होंने इस थ्योरी के बारे में क्या कहा। ये तो हमारा बेसिक जानकारी होगी। आखिर में वेस्पर थ्योरी किसको बताता है उसको ध्यान से समझिएगा कि वैलेंस सेल में किसी एटम की वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो हमेशा प्रतिकर्षण में रहते हैं। इन्होंने पहला निष्कर्ष दिया। क्या मेरा बात समझ में आया? कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर रहेंगे वो हमेशा क्या रहते हैं? प्रतिकर्षण में रहते हैं। क्लियर हो गया? कहने का मतलब यह हुआ कि अगर वैलेंस सेल पे आपका दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, समझ में आ गया, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। हमेशा रिपल्सन करते रहेंगे, एक दूसरे को धकेलते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका पहला जो पॉइंट है वो आप लिखिएगा। लिखिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन्स पेयर of valence cell of the atom are always repelled to each other। इन्होंने ये पहला कहा। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको हम यहां पे बता दें। सपोज दैट यहां पे हम एक एग्जांपल इसका उठा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। सपोज हम उठाते हैं सल्फर का। क्लियर हो गया? सल्फर का क्या होता है? 16 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 क्या मिलेगा हमको? 6 मिलेगा। तो यहां पे इसका लेविस डॉट सिंबल हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर है। इसको कुछ समझने के लिए आपको हम इस तरह से बना दें। यहां पे क्या है? लोन पेयर। यहां पर भी क्या है? लोन पेयर। यहां पे सिंगल है, यहां पर भी क्या है? सिंगल है। तो ये वेस्पर थ्योरी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की वैलेंस सेल में अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स पेयर है तो ये हमेशा क्या रहते हैं? प्रतिकर्षण में रहते हैं, रिपल्सन में रहते हैं। ये वाला इसको इधर धकेलेगा और ये वाला इसको इस डायरेक्शन पे धकेलेगा। ये बोला है पहला इसका डेफिनेशन। क्या समझ पाए कि ये दोनों कभी भी नजदीक में नहीं रहेंगे, हमेशा ये क्या रहेंगे? प्रतिकर्षण में रहेंगे। क्लियर हुई बात? ये वाला इसको धकेलेगा और ये वाला इसको धकेलेगा। इस तरह से यहां पे बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। धकेलेंगे एक दूसरे को तो क्या होगा? बड़ा होगा।
ये वाला इसको धकेलेगा और ये वाला इसको धकेलेगा। ये इसका पहला डेफिनेशन था। समझ में आया क्या बात? क्लियर है? चलिए, इसका दूसरा पॉइंट क्या कहा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर make fixed 3D geometry structure to locate it। ये दूसरा पॉइंट इसका कहा कि जहां पर भी हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है, वहां पे फिक्स यानी कि अस्थाई ज्यामितीय संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। जिस स्थान पर भी हो वहां पे क्या करता है, ये ज्यामितीय संरचना एकदम अस्थाई रूप से क्या करता है, ये संरचना का निर्माण करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स पेयर। क्लियर हो गया? चलिए, इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है उसको समझाते हैं आपको। थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड पॉइंट, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर फ्लोइंग ऑर्डर। चलिए इसको समझते हैं। सपोज दैट, यहां पे हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, NH3। क्या उठा लेते हैं? NH3। तो नाइट्रोजन का यहां पे 2 होता है, यहां पे 1 होता है, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन, ये है क्या है, हाइड्रोजन। क्या इतनी सी बात समझ में आया? ये वाला आपका क्या कहलाएगा, LP, लोन पेयर कहलाएगा, जबकि ये दोनों आपका क्या कहलाएगा, BP यानी कि बॉन्ड पेयर कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया? जो साझा नहीं करता उसको क्या कहते हैं, LP कहते हैं, और जो बॉन्ड बनाया उसको क्या कहते हैं, BP। इसका लोन पेयर नाम है, इसका बॉन्ड पेयर नाम है। तो यहां पे सबसे जो प्रतिकर्षण में रहते हैं, जब कब रहते हैं उसको भी समझ लीजिए। इसका अगर हमारे पास में क्या हो, लोन पेयर और साथ में क्या हो, लोन पेयर हो, तो ऐसे वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण में रहते हैं। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण में कौन रहते हैं, लोन पेयर और लोन पेयर। जैसे कि यहां पे एक लोन पेयर आपको दिखाई देगा, अगर यहां पर भी और एक लोन पेयर रहा तो ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इससे कम प्रतिकर्षण होता है कौन कौन में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, और इधर क्या है, बॉन्ड पेयर। तो इस दोनों के बीच में LP और LP से क्या रहेंगे, कम प्रतिकर्षण होंगे। सबसे ज्यादा किसके बीच में, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। उससे कम प्रतिकर्षण किसके बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है हमारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। मतलब ये बॉन्ड पेयर है और ये भी क्या है, हमारा बॉन्ड पेयर है। ये दोनों के बीच में सबसे कम क्या रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा। ये इसका ऑर्डर हुआ। क्लियर हो गया? चलिए, इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट होगा, अगर हमारे पास में, ध्यान से समझिएगा इसको, अगर हमारे पास में केवल एक ही प्रकार का बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो LP हो या BP हो, केवल एक ही प्रकार का बॉन्ड पेयर हो, तो उससे बनने वाली स्ट्रक्चर हमारा क्या होती है, फिक्स होती है। एक बार फिर से, किसी एटम्स में या किसी स्ट्रक्चर में केवल
हमारे पास में लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हो तो उससे उसका बनने वाला आकृति स्ट्रक्चर क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन जिसमें अगर हमारा लोन पेयर भी मिलता है और बॉन्ड पेयर भी मिलता है तो उससे बनने वाली आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। समझ में आ गया? विकृत हो जाती है, उसका मतलब होता है कि वो एक्सपेंड हो जाता है, कि उसका जो आकृति होता है वो आकृति ना मिलके उसका आकृति में थोड़ा सा क्या होती है, बदलाव आता है। क्या मेरा बात समझ में आया आप लोगों को? किसी एटम्स में अगर एक ही प्रकार का बॉन्ड पेयर दिखने के लिए मिलता हो, चाहे वो लोन पेयर हो या क्या हो, बॉन्ड पेयर है, तो उससे बनने वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन अगर किसी एटम्स में दोनों प्रकार की बॉन्ड पेयर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो उससे बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, विकृत हो जाती है, एक्सपेंडेड हो जाती है। ये वेस्पर थ्योरी का चौथा पॉइंट था। समझ में आया? तो लिखिएगा, when same type of LP और BP, या तो LP हो या तो BP हो, are present in atom, then its structure are fixed. Structure are fixed, लिख लिए। But two type of electrons pair are present in atom, then its structure become expanded। क्या समझ पाए हमने क्या कहा? जो पहले बोल चुके थे कि किसी एटम पे अगर एक ही प्रकार के बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो लोन पेयर के रूप में हो या बॉन्ड पेयर के रूप में हो, तब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन अगर दोनों टाइप का उसमें इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देखने के लिए मिले, कौन कौन सा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो उससे बनने वाली आकृति क्या होता है, विकृत हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ये था इसका चौथा नियम। समझ में आ गया? एक बार इसको हम क्विक रिवीजन करते हैं। वेस्पर थ्योरी का पहला नियम क्या कहा कि वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पेयर हमेशा प्रतिकर्षण में रहते हैं, हमेशा रिपल्सन में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्या कहा, ये कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स पेयर है तो वो ज्यामिति में 3D शेप में क्या बनाती है, फिक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। रिलेशन अगर हम देखें, रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में, तो LP के बीच में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, उससे कम प्रतिकर्षण होता है LP और BP के बीच में, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है BP और BP के बीच में। समझ में हो गया? चौथा इसका पॉइंट कहा कि अगर किसी एटम में एक ही प्रकार का लोन पेयर हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, तो इस केस में उसका स्ट्रक्चर क्या होती है, फिक्स होती है। अगर उसी एटम में दोनों प्रकार की पेयर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर पाया जाता हो तो उससे बनने वाली आकृति उसका क्या होता है, एक्सपेंडेड हो जाती है, यानी कि विकृत हो जाती है। यह था हमारा वेस्पर थ्योरी का 4 नियम, जो हम बड़ी सरलता से क्या किए हैं, इसको आपको समझाने का कोशिश किए हैं। समझ में आ भी गया होगा? समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं अब कुछ एग्जाम्पल। यहां पे क्या दिखाता है ये एग्जाम्पल, अब यहां पे 4 कॉलम ड्रॉ कर लीजिएगा, एग्जाम्पल को समझेंगे बड़ी आसानी से।
चलिए पहला जो कॉलम है उसमें लिख लीजिएगा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। दूसरा कॉलम पे लिख लीजिए मॉलिक्यूल्स का नाम। सपोज दैट हम क्या ले लेते हैं, CH4 ले लेते हैं, और एक दूसरा ले लेते हैं NH3। दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या ले लेते हैं, NH3, और तीसरा मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं H2O। क्या ले लेते हैं, H2O। चलिए ये मॉलिक्यूल्स है हमारा 3 प्रकार का मॉलिक्यूल्स। इस तीनों का मॉलिक्यूल्स की बात करें हम तो इसमें पाए जाने वाले जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होंगे, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, NH3 में भी क्या पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, H2O में भी क्या मिलता है हमको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमारा सबका क्या है, sp3 ही है वेस्पर थ्योरी के अनुसार। क्लियर हो रही है बात। चलिए इसका स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, यहां पे हम लिख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। sp3 है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। क्या समझ पाए आप? अब इस केस में आप देखेंगे तो यहां पे क्या है, हमारा बीच में क्या आएगा, कार्बन आएगा। हाइड्रोजन कितना है, 4। यहां पे क्या चलाएगा आपका, हाइड्रोजन। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, और यहां पर भी क्या चलाएगा, हाइड्रोजन। आपको पता होगा कि इसका जो बॉन्ड एंगल होती है वो क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यही सीखे हैं हम लोग। अब क्या देखा कि केवल इसमें हमारा बॉन्ड पेयर है, कहीं पर भी लोन पेयर नहीं है। क्या लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल क्या है, बॉन्ड पेयर है। जबकि वेस्पर थ्योरी ने कहा था कि किसी एटम्स में अगर केवल लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो तो उससे बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होती है, फिक्स होती है। तो केवल इसमें बॉन्ड पेयर है, केवल बॉन्ड पेयर होने से इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, फिक्स हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह से इसका क्या स्ट्रक्चर मिला हमको, बोलिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल गया। समझेगी, यही बेसिक चीज है समझने के लिए वेस्पर थ्योरी में। ये हो गया ना, यहाँ पे टोटल क्या है हमारा, बॉन्ड पेयर। सभी जगह क्या है, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण सबसे कम होती है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है, sp3। अब आते हैं हम किसमें, NH3 में। इसका भी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा, sp3 ही है। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें हम तो नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल हमारा 5 होता है। sp का भी स्ट्रक्चर यही बनने वाला है। क्या दूसरा बनेगा, यही बनेगा। क्या समझ में आया आप लोगों को? समझिएगा यहाँ पे पॉइंट को। इसका सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पे इसका लोन पेयर बाकी हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड आपका क्या है, लोन पेयर है, मतलब LP है। ये वाला बॉन्ड आपका क्या है, बॉन्ड पेयर है। ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। वेस्पर थ्योरी क्या कहा था कि अगर किसी एटम्स में लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो तो उससे बनने वाली आकृति क्या होती है, विकृत होता है या नहीं होता है? यहां पे तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर था सब तरह, इसलिए इसका प्रतिकर्षण सबसे कम था। लेकिन यहाँ पे प्रतिकर्षण इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, फिर क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड को क्या करेगा, इस डायरेक्शन पे धकेलेगा, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है। धकेलेगा कि या नहीं धकेलेगा? इसको धकेलने से ये दोनों जो विंग्स है वो क्या होगा, थोड़ा सा दबेगा। दब जाएगा या नहीं दबेगा? क्योंकि ये रिपल्सन ज्यादा है ना। यहाँ पे क्या है आपका, देखिए लोन पेयर है और क्या है,
बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से ज्यादा क्या पड़ती है? प्रतिकर्षण पड़ती है। तो प्रतिकर्षण होगा तो यहां का एंगल क्या होगा? छोटा होगा। होगा या नहीं होगा? इस तरह से NH3 में यहां पे जो एंगल हमारा बनता है वो बनता है 107 डिग्री का। कितना? 107 डिग्री का एंगल बनता है। समझ में आ गया? जबकि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 था, लेकिन इसमें क्या बना था? 109 डिग्री और 28 सेकंड का, जबकि इसमें क्या बना? 107 डिग्री। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि इसमें लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है। इस कारण से दोनों के बीच में क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण होने से ये एंगल को क्या किया? वो थोड़ा सा पुश कर दिया, इसलिए एंगल थोड़ा सा क्या बन गया? छोटा बन गया। समझ में आ गया? अब समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ये तो केवल नाइट्रोजन का पार्ट है। क्या समझ पा रहे हैं आप? किसका पार्ट है? नाइट्रोजन का पार्ट है। तो ये नाइट्रोजन की पार्ट है, इसको हम इस तरह से समझा दें। मान के चलिए एक गोला है, देख रहे हैं आप? एक गोला है यहाँ पे। तो इस गोला के अंदर पे इधर एक गोला, इधर एक गोला और इधर एक गोला, 3 गोला। और एक गोला कहां पे? ऊपर। लेकिन ऊपर वाला गोला यहाँ पे नहीं है। क्या है? नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट है? ये तो नाइट्रोजन का पार्ट है। तो ये वाला भाग तो यहाँ पे हम इसको चाह के भी नहीं बना सकते हैं। इसको अगर हम बनाना चाहें तो हम आप इसको इस तरह से बना देते थे, लेकिन अभी तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड नहीं है, वो तो लोन पेयर में है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना दें तो केवल हमको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, केवल ये भाग, ये वाला तो यहाँ पे है। क्या समझ पा रही है? चलिए हम इसको मिटा लेते हैं और क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान से देखिए तो इसका क्या स्ट्रक्चर बना? किस तरह का स्ट्रक्चर बना? ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। 3 कोण है और पिरामिड स्ट्रक्चर है। कितना कोण है? 3 कोण। 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण, इसलिए क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। जबकि इसका क्या स्ट्रक्चर था? टेट्राहेड्रल था। इसमें ऐसा क्यों हुआ? समझ में आया? चलिए इसका नाम क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बदला। क्लियर हो गया? आगे आइए, H2O में H2O का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जल्दी बोलिए। sp3। तो इसका भी तो स्ट्रक्चर हमारा वही होगा। बोलिए, होगा या नहीं होगा? तो यहां पे क्या है हमारे पास में? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या कितना? 2। चलिए हम हाइड्रोजन यहां पे डाल देते हैं। क्या समझ पाई आप? लेकिन यहां पे क्या है? इसका बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है। यहां पर भी क्या है? लोन पेयर। आपने क्या सीखा था कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। होता है या नहीं होता है? तो ये दोनों तो प्रतिकर्षण में ज्यादा रहेंगे ही, रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो ये ज्यादा प्रतिकर्षण में रहेंगे तो ये दोनों को और ज्यादा क्या करेंगे? आगे की ओर पुश करेंगे। तो यहां पे बनने वाला एंगल क्या होगा हमारा? और छोटा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो यहां पे इस तरह से यहां पे जो एंगल फॉर्म होती है वो कितना होती है? 104.5 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। समझ में आ गया? कितना? 104.5 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन सब क्या था? सेम था। क्या समझ में आ गया बात? इसमें एक बार फिर से बताते हैं कि जिसमें केवल लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होती है? फिक्स होती है। उस तरह से यहां पे क्या है? इसमें केवल बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर है इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? फिक्स है, यानी कि टेट्राहेड्रल बना। जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो तो उससे बनने वाला आकृति क्या होता है? विकृत हो जाती है। तो देखिए इसका आकृति थोड़ा सा क्या हुआ? चेंज हुआ, एंगल भी चेंज हुआ। यहां पे क्या दिखाई दिया? ये दोनों के बीच में लोन पेयर है और इधर बॉन्ड पेयर है, तो इसका आकृति क्या होगा? और चेंज हो जाएगा।
अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसी का पार्ट है, ऑक्सीजन का पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन का पार्ट है। तो आपको क्या शेप दिखाई दिला? यही वाला शेप तो आपको दिखाई देता है। दूसरा शेप है क्या? तो क्या बोलेंगे इस शेप को? बोलिए। इसको आप बोल सकते हैं नॉन लीनियर शेप। क्या? नॉन लीनियर शेप, या आप इसको बोल सकते हैं भी शेप। क्या बोल सकते हैं? भी शेप। ये कैसा दिखाई दे रहा है? भी जैसा, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? भी शेप भी बोल सकते हैं। ये बताता है आपका विस्पर थ्योरी। समझ में आ गया? क्लियर हुई बात? आपने बॉन्ड ऑर्डर को भी समझ लिया होगा। सबसे ज्यादा इसमें जो रिपल्सन होती है वो किसके किसके बीच होती है? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। मतलब ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, तो ये दोनों के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया? उसी तरह से उससे कम किस में होता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। देखिए ये वाला लोन पेयर था और इधर का क्या है? बॉन्ड पेयर। और सबसे कम किस में होते हैं? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? फिक्स। समझ में आया? चलिए, तो स्ट्रक्चर भी यहां पे हमको क्या दिखाई दिया? अलग अलग दिखाई दिया। क्लियर हुई बात? चलिए, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये किस तरह से ये फॉर्म करता है। क्लियर हो गया? यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिएगा क्वेश्चन। चलिए लिखिए, अरेंज the increasing order of bond angle. Arrange the increasing order of bond angle of the given molecules. चलिए लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। NH3 PH3 ASH3 SBH3 लिख लिए क्या? चलिए इसको मिटाते हैं, अभी आगे ध्यान से देखेंगे इसको। आपने सीखा है ना? क्या सीखे हैं? ध्यान से देखिए तो। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, ये तो सीखे हैं कि नहीं सीखे? यहां पे क्या लगाए? H3, यहां पर क्या लगाए? H3, यहां पर क्या लगाए? H3, यहां पर भी क्या लगाए? H3। तो आपको क्वेश्चन बोला है कि इसका बॉन्ड एंगल को बढ़ते क्रम पे लिखिए। तो बना बताइए किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है और क्या होता है क्या नहीं होता है उसको। चलिए आपने क्या सीखा है जल्दी बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने सीखा होगा ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखा होगा कि आप ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, मतलब घटता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से क्या होता है? उसका बॉन्ड एंगल बढ़ता है या घटता है। चलिए फिलहाल आप इतना से बात तो समझ गए होंगे कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को देखें तो नीचे आने पर क्या होता है? वो घटता है। तो यहां पे फॉर्मूला को भी आपको हम बता देते हैं। बॉन्ड एंगल is directly proportional, bond angle is directly proportional to the electronegativity of central atom. क्या लिखेंगे? electronegativity of central atom. क्या समझ में आया? अब ध्यान से समझिएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो क्या बॉन्ड एंगल घटेगा। समझ में आ गया। चलिए दूसरा, इसको और एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम किसको कहते हैं, पता है? नहीं पता? चलिए NH3 में आप देख रहे हैं, ये N क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम, तो ये H क्या कहलाएगा, सराउंडिंग एटम। क्लियर हो गया बात? तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा। आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन की ओर आने पर क्या होती है, घटती है, जबकि बॉन्ड एंगल क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी यहां पे इलेक्ट्रो लिखेंगे ना, CN लिख दिए हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना उसका बॉन्ड एंगल होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नीचे आने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये हमारा इस तरह से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Sp का है, फिर इससे कम नहीं, इससे ज्यादा AS का, और इससे ज्यादा P का, और सबसे ज्यादा N का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसी का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। फॉर्मूला यही तो बोल रहा है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसी का सबसे बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको बढ़ते क्रम पे लिखिए, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए लिख देते हैं, SbH3 क्या है, सबसे कम है, होगा कि नहीं होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा। इससे ज्यादा किसका होगा, AsH3 का, इससे ज्यादा किसका होगा, PH3 का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का। क्या बात समझ में आया? इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम पे। अब ध्यान देंगे, ये दो फार्मूला समझ में आई बात, कैसे पहचानना है, क्या समझ में आ रही है ना, कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा उतना ही उसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। जबकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्रुप में डाउन की ओर आते हैं हम लोग तो क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। तो सबसे ऊपर में जो रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और उसका ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो इस आधार से हम लोग इसको क्या किए, इसका बढ़ते क्रम पे सजा दिए। क्या समझ पाई? दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत पूछना है किसी को, डाउट है? चलिए देख लेते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे और एक कुछ एग्जांपल उठाते हैं। मान के चलिए हमारे पास में H2O है, क्या है, H2O, और दूसरा क्या है, H2S। तो इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, किसका, H2O का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, हाँ डिक्रीज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी अपेक्षा में, सल्फर की अपेक्षा में। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब क्या लिखे, H2O had more bond angle compare as H2S। समझ में आ गया होगा बात, समझ में आया? चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा यहां पे NF3, देख रहे हैं आप, यहां पे हमने लिखा NCl3, NBr3 और NI3। अब बताइए इस
किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा? क्यों? सब में तो हमारा सेंट्रल एटम Na ही है। आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे? चलिए, इसमें हमारा दूसरा फॉर्मूला लागू होगा। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सराउंडेड एटम। यानी कि सराउंडेड एटम को क्या करेंगे हम लोग? बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अगर बॉन्ड एंगल को बढ़ाना होगा तो सराउंडेड एटम को घटाना होगा। समझ पाए क्या? तो यहां पे सराउंडेड एटम क्या है? सबसे बड़ा है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे छोटा होगा। सराउंडेड एटम क्या है? I3। फिर कल बाहर आएगी O2, तो सबसे छोटा यहां कौन है? F है। सराउंडेड एटम यहां पे सबसे छोटा कौन है? F है। तो सराउंडेड एटम सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा? NF3 का। सबसे बड़ा सराउंडेड एटम कौन है यहाँ पे? आयोडीन। तो इससे बनने वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे छोटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना बॉन्ड एंगल, किससे? सराउंडेड एटम से। सराउंडेड एटम को आप बढ़ा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल घटेगा। सराउंडेड एटम को आप घटा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्या समझ पा रही है मेरा बात? तो यहां पे सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा? NF3 का। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका? NF3 का। इससे छोटा किसका? NCl3 का। फिर NBr3 का। और सबसे छोटा किसका होगा? Ni3 का। क्या समझ में आए? क्योंकि हमने पढ़ा था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम तो सब एक ही है यहां पे, तो हम किसको देखेंगे? सराउंडिंग एटम को देखेंगे। सबसे छोटा कौन है? F। अगर ये सबसे छोटा है तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। समझ में आया? अगर इसको बढ़ाना होगा तो इधर का को घटाना होगा। अगर इसको घटाएंगे तो इधर बढ़ेगा। समझ में आ गया ना? अगर यहां पे हम F रखते हैं तो सबसे ज्यादा, अगर हम यहां पे Cl रख देते हैं तो उससे कम, फिर कम और सबसे कम I का, क्योंकि I सबसे क्या है? बड़ा है। सबसे I सबसे बड़ा है तो एंगल सबसे छोटा है। समझ में आया क्या? इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम पे, आप ध्यान देंगे इसको। दो फार्मूला हमारे पास बॉन्ड एंगल निकालने का। समझ में आ गया? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और दूसरा क्या है? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सराउंडेड एटम। क्या समझ में आ गया? यहाँ पे सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम का मतलब समझ में आया होगा कि मान के चलिए इसी का एग्जांपल हम दे दें तो इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे F होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? F। यहाँ पर भी F। इसका दो लोग पेयर, तो ये इसका सेंट्रल एटम कहलाएगा, जबकि इसका ये क्या कहलाएगा? सराउंडिंग एटम कहलाएगा। समझ में आया? डाउट है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिस्ट्री है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मार्क कर ही देगा। और ऊपरी पढ़ाई में तो शायद हमको नहीं लगता है कि आप केमिस्ट्री को क्रैक कर पाएंगे। समझ में आ रहे हैं? अब देख रहे हैं भैंस पर थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन बाहर आ रही है। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, संकरण का नियम क्या नियम कहलाता है, ये इसको हम लोग समझते हैं। चलिए, इसका पहला नियम क्या कहता है उसको समझिएगा। जो हाइब्रिड में भाग लेते हैं, जो ऑर्बिट, जो कक्ष संकरण में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, उसका जो एनर्जी होता है
वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो लिख लेते हैं एक लाइन में, पार्टिसिपेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही लिख दो, पार्टिसिपेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन approximate same energy orbitals of valence shell। लिख लिए? चलिए, मतलब संकरण में भाग लेने वाली कक्षक का एनर्जी लगभग क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट ऑर्बिटल्स form same number of hybrid orbitals। दूसरा नियम हमारा कहा कि जितनी संख्या में हाइब्रिड कक्ष भाग लेती है उतनी ही संख्या में हमारा संकरण कक्ष का निर्माण होता है। समझ में आ गया? कितना? अगर हमारे पास में 2 पार्टिसिपेट किया तो संकरण कक्ष कितना बनेगा, 2 बनेगा। समझ में आ गया? जितना कक्ष भाग लेगी उतना ही हमारा संकरण कक्ष बनेगा। क्या समझ में आ गया? चलिए ध्यान से आपको समझा देते हैं। यहां पे मान के चलिए कि ये हमारा S है, ये क्या है, हमारा P है, ये P है, ये S एक भाग लिया और एक क्या भाग लिया, P। तो कितना कक्ष यहां पे भाग लिया, 2 कक्ष। तो बनने वाला जो कक्ष होगी वो SP और SP 2 बार बनेगा, ना कि 1 बार बनेगा। समझ में आ गया? यहां पे 2 कक्ष भाग लिए हैं, S1 और एक P, दोनों को मिला के कितना हुआ, 2। तो इसका बनने वाला जो ऑर्बिट होगी, संकरण जो कक्ष होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और वो क्या क्या होगा, SP और SP होगा। ये बोला है। समझ में आ गया? चलिए तीसरा नियम लिख लेंगे, सेट स्ट्रक्चर एंड एनर्जी are same of the hybrid orbitals। संकरण कक्ष का एनर्जी हो या उसका आकृति हो या आकार हो, सब क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है। कहने का मतलब है कि यहां पे SP बना तो इसका जितना एनर्जी और जिस प्रकार का इसका शेप होगा उतना ही एनर्जी इसमें भी और इसका भी आकार होगा। समझ में आ गया? ये बोला इसका तीसरा नियम। क्लियर हुई बात? चलिए चौथा नियम, चौथा लॉ क्या कहता है, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन नोर इलेक्ट्रॉन्स। लिख ली? हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिट भाग लेती है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग लेती है, ऑर्बिट भाग लेती है, इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेती है। यह पॉइंट लिखा गया है। क्या समझ में आई बात? चलिए इसका 5वां लॉ क्या कहता है, इट्स गिव मतलब हाइब्रिडाइजेशन, इट्स गिव परसेंटेज इफेक्ट। ये क्या देता है हमको, परसेंटेज इफेक्ट देता है। क्या समझ पाया?
कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपके पास में एक हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स है, जैसे कि sp3, तो उसमें s ऑर्बिटल कितना परसेंट पार्टिसिपेट किया है और p ऑर्बिटल कितना परसेंट पार्टिसिपेट किया है। समझ में आया? तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या देता है हमको, परसेंटेज इफेक्ट भी देता है। लास्ट, इसका लास्ट नियम लिख लीजिएगा, इट इज इमेजिनरी हाइपोथेसिस। ये एक काल्पनिक अवधारणा है। क्या करते हैं इसको, सिर्फ हम कल्पना करते हैं। समझ में आ गया? इट इज इमेजिनरी हाइपोथेसिस, काल्पनिक अवधारणा। क्या समझ पाई बात को? ये क्या है, सिर्फ काल्पनिक अवधारणा है। ये रियल में अब होता है या नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, फिलहाल इमेजिनरी है, काल्पनिक है। कौन? हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझ में आ गया? चलिए, तो ये था हमारा लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण का नियम। अब इसमें हम एक चीज समझ लेते हैं कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे लिख देते हैं, अब फॉर्मूला लिख लीजिएगा। परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट ऑर्बिटल्स। एन क्या है यहां पे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट ऑर्बिटल्स इनटू 100 बाय टोटल ऑर्बिटल्स। टोटल ऑर्बिटल्स, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। लिख लिया फॉर्मूला? समझ में आया फॉर्मूला? एन क्या है यहां पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100 बाय टोटल्स ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यहां पे आप चाहें तो नंबर भी लिख दें, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया? क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन लिखिएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज, calculate the percentage of s orbital in sp2 hybridization। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में है, तो उसमें s ऑर्बिटल कितना परसेंटेज है। क्या समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। sp2 क्या, sp2, तो यहां पे s कितना 1, p कितना बार 2 बार, टोटल कितना टाइम 3 टाइम। यहां पे 3 ऑर्बिट भाग लिए हैं या नहीं लिए? लिए हैं। तो हमको क्या निकालना है, किसका, s ऑर्बिटल का। तो क्या लिख सकते हैं हम, परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल, परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल्स इक्वल टू n नंबर ऑफ ऑर्बिटल। s का कितना नंबर है, 1, तो n के जगह में क्या लिखेंगे, 1 इंटू 100 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना, 3। चलिए, क्या बना पाएगी, क्या नहीं बनेगा? क्या मिलेगा हमको, 100 बाय 3 इक्वल टू 33.33%। आंसर सही है क्या? क्या समझ में आया? यस सर। किसी को पूछना है? चलिए इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं, हम इसको sp3 कर देते हैं। sp3 जल्दी बनाइए और बताइए। 25% निकल ली। चलिए यहां पे हम फिर से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहां पे हम क्या लिखते हैं, P।
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ p ऑर्बिटल्स इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए p ऑर्बिटल्स क्या परसेंटेज मिलेगा हमको, पहले तो निकालेंगे हम लोग। sp3 है हमारे पास, sp3 है तो sp3 s कितना और p हमारे पास में कितना टाइम, 3 टाइम, तो टोटल कितना हो गया 4 हुआ। अगर 4 हुआ तब यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे बोलो तो, परसेंटेज ऑफ p ऑर्बिटल्स इक्वल टू n, यहां पे p कितना टाइम है 3 टाइम इंटू 100 बाई टोटल नंबर कितना 4। समझ में आया क्या, काटो कितना 25, तो कितना हो गया 75%। आपने देखा यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, परसेंटेज इफेक्ट भी क्रिएट करता है। समझ में आया। क्वेश्चन बड़ी गौर से पढ़ते जाना अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो, अदरवाइज ऊपरी पढ़ाई में नहीं होगा। यहीं पे स्टूडेंट मार किया जाता है, यहीं पे मार होता है स्टूडेंट का। क्वेश्चन दे देता है, आप पढ़े नहीं है तो आप बनाएंगे कैसे। समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, चलिए आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ d orbitals in sp3 dehybridization, sp3 dehybridization। चलिए हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ d orbitals in sp3 dehybridization, यही बोला गया है ना। तो चलिए sp क्या है हमारे पास में 3d, तो बोलिए s हमारा कितना हो गया, एक बार p कितना टाइम हो गया 3 टाइम, d कितना टाइम 1 टाइम, टोटल कितना हो गया 5, यही बोला है ना। परसेंटेज ऑफ d ऑर्बिटल, परसेंटेज ऑफ d ऑर्बिटल्स इक्वल टू n, d का वैल्यू कितना 1 इंटू 100 बाई टोटल नंबर ऑर्बिट 5, बोलो 20 यानी कि 20%। क्या आप किसी का भी कैलकुलेट कर पाएंगे? यस सर। डाउट है कहीं? नो सर। क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन बोला कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच ऑर्बिटल्स इन फ्लोइंग हाइब्रिडाइजेशन, सबका कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो क्या आप कर पाएंगे? यस सर। होगा? यस सर। एस का भी होगा, पी का भी होगा और डी का भी होगा। क्या इजी नहीं है? लेकिन बस थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान नहीं देंगे तो शायद आपको दिक्कत कर जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आज आपने क्या सीखा, यहां पे वेस्पर थ्योरी सीखा, समझ में आ गया। लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सीखा और इसका परसेंटेज इफेक्ट को भी सीखा। क्लियर हो गया। इसमें आपने सीखा बॉन्ड ऑर्डर रिपल्सन के अकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा किसका किसके बीच में होता है, लॉन पेयर और नॉन पेयर के बीच में। उससे कम किसके बीच में होता है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे कम कहां पे होती है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और इसी यही कारण है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के कारण भी हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बदल जाता है। समझ में आ गया। आपने यह भी सीखा कि बॉन्ड एंगल हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एटम्स के अकॉर्डिंग में। लेकिन यही बॉन्ड एंगल की बात करें तो सराउंडिंग एटम्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सराउंडेड एटम्स को बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है। अगर बॉन्ड एंगल को बढ़ाना होगा तो सराउंडेड एटम्स का वैल्यू को घटाना होगा। समझ में आ गया ना। अब एक ध्यान देंगे, ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको लगेगा नहीं पढ़ रहेंगे तो हम कहीं नाम भी नहीं सुने हैं, जिंदगी में नाम भी नहीं सुने हैं, ऐसा लगेगा। समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, इजी है, ये बहुत ही क्या है, इजी है। चलिए कल आपको फिर हम एक अगला में लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री क्लास होगी
उसमें आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर कैसे बनती है हमारा, इसका जो ग्राउंड स्टेट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, और इसका जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। आपने वॉल्यूम 1 में पढ़ चुका होगा, पढ़े हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, उसी के अकॉर्डिंग में हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, किसका? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।